नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के मॉडल सॉल्व पेपर पर। अगर आप बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में आज हम आप सभी को 100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न सॉल्व कराएंगे जो कि प्रीवियस सत्र के रिपीटेड क्वेश्चंस के तौर पर हैं। जैसा कि आप सबका एग्जाम ओएमआर पाठ्यक्रम पर हो रहा है तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर टाइटल है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। सभी साथी से निवेदन है वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों मैं जो प्रश्न आज सॉल्व कराने वाला हूँ ये 100 प्रश्न है एमसीक्यू बोर्ड में। सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम सेम होने की वजह से सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप सबको पता है अभी कुछ विश्वविद्यालय इस बार नए पाठ्यक्रम के आधार पर अपना पेपर पैटर्न चेंज कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी में वहाँ पर क्या है पेपर ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। तो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, डीडी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एमजे पेआरयू बरेली विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी बीयू झांसी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो, कानपुर विश्वविद्यालय से हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो, या फिर आपका माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय हो, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो, सबके स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ ए गैस इज। गैसों के आणविक सिद्धांत के अनुसार किसी गैस के दाब का व्यंजक पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि गैस के आणविक सिद्धांत के अनुसार किसी गैस के दाब का सही जो व्यंजक है वो है P इक्वल टू 2/3 1/2 PV माइनस 2। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये गैसों के आणविक सिद्धांत के अनुसार गैस के व्यंजक का सही मान है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आदर्श गैस की वर्ग माध्य मूल चाल निम्नलिखित में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है दोस्तों, याद रखेंगे ये होता है अणुभार के मॉलिक्यूलर वेट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 जिसमें है विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर वी एम पी वी ए बी एंड वी आर एम एस। तो इसके लिए सही कथन आपको बताना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा, इसका आपको घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि सबसे पहले आएगा बी एम पी, फिर लेस देन बी ए बी, फिर लेस देन बी आर एम एस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, बस इसको ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4। एट व्हाट टेम्परेचर द आर एम एस स्पीड ऑफ ए गैस विल बी डबल्ड ऑफ इट्स वैल्यू एट एनटीपी प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। एनटीपी को क्या कहते हैं, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो किसी ताप पर एक गैस के अणु की वर्ग माध्य मूल की चाल एनटीपी पर चाल की दुगनी हो जाएगी जबकि इसका दाब अपरिवर्तित रहता है। तो इसकी चाल जो परिवर्तित होगी वो होगी 192 केल्विन पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1092। ठीक है, 1092 केल्विन पर यह जो है दुगनी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 5 जिसमें एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट, दिस लॉ इज कॉल्ड। यानी इस लॉ को क्या कहते हैं, नियत ताप गैस के दिए गए द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल नियत रहता है। तो ये नियम क्या कहलाता है, इस नियम को बॉयल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉयल्स का नियम, बॉयल्स लॉ इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन of energy the average energy of molecule of a diatomic gas at temperature T is। ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार तापमान पर T द्विपरमाणु गैस के लिए अणु की गतिज ऊर्जा क्या है। तो अणु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 5/2 kT होगी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 जिसमें ऑन इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम द वैल्यू ऑफ Cp अपॉन Cv। स्वतंत्रता की कोटि मान बढ़ाने पर Cp अपॉन
Cb का मान क्या करता है, Cb एंड Cb का Cp अपान Cb का मान क्या करता है, घटता है, डिक्रीज करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में सही उत्तर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, जिसमें फॉर ए डायटोमिक गैस द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, माफ कीजिएगा गामा, एक द्विपरमाणु गैस के लिए गामा Cp अपान Cb का मान क्या होगा, तो गामा Cp अपान Cb का जो मान होगा वो हो जाएगा 1.4। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9, इन गैस इक्वेशन Pb इक्वल टू RT वान डेर वाल्स इंट्रोड्यूस ए करेक्शन टर्म A by B स्क्वायर इन प्रेशर, द टर्म रिप्रेजेंट। गैस समीकरण Pb इक्वल टू RT में वान डेर वाल द्वारा दाब के लिए दिया गया संशोधन जो कि है A अपान B स्क्वायर, ये प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 10, क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज, क्रांतिक तापमान वह तापमान है, क्रांतिक तापमान वह तापमान है जिस पर सिर्फ दाब डालकर द्रवित नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 11, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑल द क्रिटिकल वैल्यू, सभी क्रांतिक मानों के बीच सही संबंध क्या है, तो इसका सही संबंध दोस्तों है Pb अपान आर पी माफ कीजिएगा आरबी अपान Pb इक्वल टू 8/3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, जिसमें है कि द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड, द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द गैस इन द रूम, यानी कि एक गैस का क्रांतिक तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड है अगर कमरे का तापमान कितना हो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो कमरे के तापमान में गैस क्या होगा, द्रवित हो जा सकता है, ये द्रवित हो सकता है, कैन बी लिक्विफाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 13, विच फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन जूल थॉमसन एक्सप्रेशन, जूल थॉमसन प्रसार में कौन सी भौतिक राशि का मान नियत रहता है, तो इनमें से एंथैल्पी का मान नियत रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 14, द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन इफेक्ट इज जीरो, वह ताप जिस पर जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है उसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्सन टेम्परेचर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियो ऑफ इन्वर्सन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज, व्युत्क्रमण ताप पर क्रांतिक ताप का अनुपात नियत होता है और इसका मान क्या होता है, तो इसका मान जो होता है 27/4 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, इफिशियंसी ऑफ एन इंजन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ, किसी इंजन की दक्षता किसके तापमान पर निर्भर करती है, तो ये सोर्स और सिंक दोनों पर निर्भर करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें है कि एन आइडियल रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स इफिशियंसी विल बी, दिया है भाई कि एक आदर्श रेफ्रिजरेटर है जिसके तापमान क्रमशः -20 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस पर ये कार्य कर रहा है, तो इसकी दक्षता क्या होगी, तो इसकी जो दक्षता होगी वो हो जाएगी 0.19। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे होगी, जैसे देखिए T1 टेम्परेचर इसका कितना दिया गया है, तो T1 टेम्परेचर 40 प्लस कितना 273 केल्विन ताप, टोटल कितना हो जाएगा 313 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। T2 दूसरा जो टेम्परेचर है वो कितना है, T2 इक्वल टू कितना है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 273 केल्विन, टोटल हो जाएगा 253 केल्विन। तो दो रेफ्रिजरेटर के गुणांक कोफिशिएंट जो होते हैं वो होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू T2 अपान T1 माइनस T2 होता है, तो T2 का मान था 253, T1 का मान है 313, तो 313 माइनस 253 इक्वल टू 253 अपान 60, और ये आ जाएगा 4.2 के आसपास, ठीक है। तो इसका जो मान हो जाएगा वो आपका आप सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये टेम्परेचर यानी ताप से संबंधित है, किससे संबंधित है, ताप से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। शून्य नियम तापमान की अवधारणा कांसेप्ट ऑफ टेम्परेचर और तापीय साम्यावस्था थर्मल इक्विलिब्रियम को विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, जिसमें क्वेश्चन है कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट हीट
इज a form of energy and in thermodynamic system energy remains conserved। ऊष्मागतिकी का वह नियम जो बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक ही स्वरूप है और ऊष्मागतिकी निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम है। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें प्रथम नियम आ जाता है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, जिसमें क्वेश्चन है आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ऑन, एक गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है टेम्परेचर पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 21, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आइसोहोरिक प्रोसेसेस। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सम आयतनिक प्रक्रम में होगा। तो सम आयतनिक प्रक्रम में होगा ये डेल यू इक्वल टू क्यू, डेल यू इक्वल टू क्यू। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, एक कार्नाट साइकिल कांस्टेंट, एक कार्नाट चक्रीय प्रक्रम में होते हैं, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, या टू एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, या दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, या दो आइसोथर्मल एंड दो आइसोहोरिक प्रोसेस होते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस होते हैं। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, केवल माफ कीजिएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो तापीय व दो रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी कि टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं एक कार्नाट साइकिल कांस्टेंट में। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23, इफ द टेम्परेचर इज ऑफ ए सोर्स इज इंक्रीज देन द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नाट इंजन। अगर किसी स्रोत का तापमान बढ़ाया जाए तो कार्नाट की दक्षता जो होगी वो क्या होगी? वो बढ़ेगी या घटेगी? तो कार्नाट की जो दक्षता है कार्नाट इंजन की वो बढ़ जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 24, इसमें क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम हॉट एंड कोल्ड। तो इसमें है क्वेश्चन कह रहा है कि सभी उत्क्रमणीय इंजन जो समान गर्म एवं ठंडे स्रोतों के मध्य कार्यरत हैं, तो उनकी दक्षता किस पर निर्भर करेगी? तो इनकी दक्षता जो निर्भर करेगी वो समान होती है, समान इंजन की दक्षता निर्भर करेगी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ ए कार्नाट इंजन आर 400 केल्विन एंड 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली, इट्स इफिशियंसी विल बी। एक कार्न इंजन के स्रोत एवं सिंक का तापमान क्रमशः 400 केल्विन और 300 केल्विन है, तो इसकी दक्षता कितनी होगी? तो इसकी जो दक्षता होगी दोस्तों वो कितनी होगी? 25% होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ईटा इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन 400 इक्वल टू 0.25, तो आ जाएगा 25%। 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक गैस expand under the constant pressure from volume V1 and volume V2, the work done by a gas is। नियत दाब P पर एक गैस प्रसार आयतन जो है वो B1 से B2 तक होता है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गैस के द्वारा जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा P B2 माइनस B1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27, इसमें है कि द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड टू। समतापीय दशा में गैस किसी गैस की दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है, तो ये कहाँ पर प्रयुक्त होती है? ये प्रयुक्त होती है डूइंग एक्सटर्नल वर्क, बाह्य कार्य करने में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 28, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। एक कार्न इंजन जो भाप बिंदु एवं हिम बिंदु के मध्य कार्य कर रहा है उसकी दक्षता कितनी होगी? तो इसकी जो दक्षता होगी वो कितनी होगी? इसकी दक्षता जो आएगी दोस्तों याद रखेंगे ये आएगी 26.8% के आसपास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 29, इसमें है द इफिशियंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन इज 100% इफ। एक उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 100% होगी यदि स्रोत का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या सिंक का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
टेम्परेचर टू सिंक इज 0 केल्विन। एक उत्पीड़नीय इंजन की दक्षता 100% होगी यदि उसका टेम्परेचर ऑफ सिंक जो होगा वो 0 केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30। इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन साइक्लिक प्रोसेस and aided by external agency to transfer heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature. This statement is called। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? ये स्टेटमेंट जो है ये क्लासियस स्टेटमेंट कहलाता है, यानी कि चक्रीय प्रक्रम में कार्य करने वाला ऐसा यंत्र बनना असंभव है जो बाह्य स्रोतों के किसी कार्य किए बिना एक शीतल वस्तु से गर्म वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित करके कह सके। यह कथन क्लासियस कथन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 जिसमें एक कार्नाट इंजन हैज द सेम एफिशिएंसी बिटवीन 1000 केल्विन एंड 500 केल्विन एंड बिटवीन दिया गया है कि एंड 100 केल्विन देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी कि एक कार्न इंजन की दक्षता समान है जब वह 1000 केल्विन एवं 500 केल्विन पर एक्स के योम 1000 केल्विन तापमानों पर निर्भर करता है। तो एक्स का मान क्या होगा? तो जो एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? एक्स का जो मान होगा वो हो जाएगा 2000 केल्विन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द रिवर्सल प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन का मान होता है, तो इसका मान क्या होता है? तो याद रखेंगे इसका जो मान होता है वो शून्य होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी शून्य हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 33। द क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन इज। क्लासियस क्लैपेरॉन का लेटेंट हीट समीकरण इसमें से कौन सा है? तो dP अपॉन TD इक्वल टू L अपॉन T B2 माइनस B1, ये है क्लासियस क्लैपेरॉन का लेटेंट हीट इक्वेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 जिसमें है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिक फलन नहीं है? ऊष्मागतिक का फलन में से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें से वर्क डन ये ऊष्मागतिक फलन नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 जिसमें ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 में सही उत्तर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36। द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य है। एक समदाबी प्रक्रम की बात हो रही है जिसमें किया गया जो कार्य है वो हो जाएगा W इक्वल टू R अपान गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 37 इसमें एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन व्हिच स्टेट। किस अवस्था में एंट्रोपी का मान अधिकतम होगा? तो सॉलिड लिक्विड गैस दिया गया है या इक्वल इन ऑल स्टेट। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि गैसीय अवस्था में एंट्रोपी का मान सर्वाधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 38 इसमें चूज द करेक्ट फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा फलन गलत है? इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा गलत फलन है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जिसमें है कि हेम वोल्टेज फंक्शन F इक्वल टू U माइनस TS, तो ये बिल्कुल सही है। बी है गिब्स एनर्जी G इक्वल टू H माइनस TS, ये गिब्स की एनर्जी है इंटरनल एनर्जी जिसे DU इक्वल टू DQ माइनस DW से डिनोट करते हैं। ये भी आपका ये सही है, तीनों कथन ये सही है। इसमें एंथैल्पी आपका गलत है, ठीक है। एंथैल्पी गलत क्यों है? क्योंकि एंथैल्पी क्या होती है? H इक्वल टू U प्लस PB होती है। यहाँ पर दिया गया H इक्वल टू U माइनस PB, तो ये आपका कथन गलत है, ठीक है। तो आंसर इसमें डी आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पेयर पूछा था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39। द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv फॉर एन आइडियल गैस इज। एक आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv का मान क्या है? तो एक आदर्श गैस के लिए Cp एंड Cv का जो मान है दोस्तों वो क्या होगा? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा TE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 जिसमें क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर शो। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस दर्शाते हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं दोस्तों?
ऊष्मीय प्रभाव दर्शाते हैं या शीतलन प्रभाव दर्शाते हैं या फिर कभी ऊष्मीय व कभी शीतलन। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन व हीलियम गैस क्या दर्शाते हैं, ऊष्मीय प्रभाव दर्शाते हैं। चूज द करेक्ट मैक्सवेल इनकरेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत मैक्सवेल संबंध। तो गलत मैक्सवेल संबंध इनमें से कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखेंगे और इसमें दिया गया है कि डेल टी अपॉन डेल बी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस बी, ये सही संबंध है। बी वाला है डेल एस अपॉन डेल बी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल बी टी, ये आपका गलत संबंध है, यही आपका क्या है, गलत संबंध है। बाकी सभी संबंध इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड एंथैल्पी। गिब्स ऊर्जा एवं एंथैल्पी के बीच का सही संबंध क्या है, तो इसके बीच का जो सही संबंध है वो है जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल जी अपॉन डेल टी बी, यही आपका सही संबंध है ऊर्जा और एंथैल्पी के बीच में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, वीन के नियम के अनुसार, वीन के नियम के अनुसार क्या होगा, लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T1। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44, द कलर ऑफ ए स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, एक तारे का रंग दर्शाता है। तो एक तारे का जो रंग है वो क्या दर्शाता है, वो टेम्परेचर को दर्शाता है, ताप को दर्शाता है। तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, इसमें है कि एक रेशियो, द रेशियो ऑफ रेडिएशन of a black body at a 0 degree centigrade is E watt, then the ratio of radiation from the black body at 273 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कृष्णिका से विकिरण की दर E वाट है, तो इस कृष्णिका से 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर विकिरण की दर क्या होगी, तो जो विकिरण की दर हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, 16 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 273 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब तापमान दुगना हो जाएगा, यानी कि 546 केल्विन का होना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, अंतः यह आ जाएगा 16 ई। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46, इसमें है इन द केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रिलेटेड बाई ए ब्लैक बॉडी प्लैंक फार्मूला रिड्यूसेस टू रेलिजियंस फार्मूला फॉर, कृष्णिका के ऊर्जा वितरण के लिए प्लैंक का कृष्णिका द्वारा वितरित ऊर्जा का सूत्र रेले-जीन सूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें टू बॉडी आर द टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 927 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द हीट एनर्जी रिलेटेड, माफ कीजिएगा, रेडिएटेड बाय दीज विल बी द रेशियो। दो पिंड हैं जिन क्रमशः इनका मान दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 927 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उनके द्वारा विकृत ऊर्जा उष्मा का अनुपात कितना होगा, तो इनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:256। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 48, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर पी एंड एनर्जी डेंसिटी यू ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन इज, दाब पी एवं विकिरण के ऊर्जा घनत्व यू में संबंध है, तो इसमें जो संबंध है वो क्या कहलाता है, तो इसका संबंध कहलाता है ऑप्शन बी, पी इक्वल टू यू बाई 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर इज, प्लैंक दोलित्र की औसत ऊर्जा क्या है, तो प्लैंक दोलित्र की औसत ऊर्जा जो है वो हो जाएगी इक्वल टू एच वी अपॉन ई वी के टी माइनस 1। आंसर हो जाएगा सी वाला सही उत्तर। प्रश्न नंबर 50, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस लॉ इज कॉल्ड, दिए हुए ताप पर किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत होता है, ये नियम क्या कहलाता है, तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स का नियम कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31, माफ कीजिएगा प्रश्न नंबर 51, इसमें है कि एक एल आर परिपथ में एल बाई आर है, तो एक एल आर परिपथ में जो एल बाई आर है ये क्या है, ये एक प्रेरित समय का नियतांक है। आंसर हो जाएगा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, बी राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, सी आर हैज द डायमेंशन ऑफ, क्या पूछा गया है, सी आर धारितीय समय नियतांक की विमा तुल्य है, तो विमा तुल्य क्या है, विमा तुल्य इसकी क्या होगी, समय पर होगी। आंसर नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी आर की विमा टाइम के तुल्य होती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 53, द टाइम कांस्टेंट लैम्डा ऑफ ए क्रिटिकल सर्किट इज द टाइम इन विच सर्किट रीच फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। एक परिपथ का समय नियतांक लैम्डा है, वह समय के जिसमें वह समय बताना है कि जिसमें धारा शून्य के मान में अधिकतम मान के वह भाग तक वृद्धि करती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं 2/3। इसका जो मान आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा, ठीक है, डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, इन आर सी सर्किट डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर इज, आरसी परिपथ में संधारित्र के निरावेशन की दर क्या होगी, तो इसके निरावेशन की जो दर होगी हो जाएगी समय नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55, जिसमें है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग डिस्चार्ज इन ए एलसी सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू, एलसी परिपथ में दोलनीय निवेशन की आवृत्ति का मान समानुपाती होता है, तो इस किसके समानुपाती होता है आपको बताना है, ध्यान रखेंगे ये समानुपाती होता है एलसी -1/2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, जिसमें है द कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग इन एलसीआर सर्किट इज, एक एलसीआर परिपथ में दोलित्रीय आवेशन की शर्त क्या है, तो इसकी जो शर्त है वो क्या हो जाएगी, तो इसकी जो शर्त होगी दोस्तों वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि R² अपान 4L² लेस देन 1/LC। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57, इन एन ऑसिलेटरी डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर L इक्वल टू 0.2H and C equal to 0.0012 micro F, the maximum value of resistance for which circuit may oscillate will be। एक संधारित्र के निवेशन में क्या है, L इक्वल टू 0.2H है, C इक्वल टू 0.0012 म्यू F है, तो इसका प्रतिरोध का अधिकतम मान किसके लिए परपथीय दोलन, इसके लिए परपथीय दोलनीय होगा, तो परपथीय दोलनीय क्या होगा, ये होगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2.58 इंटू 10⁻⁴, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 58, द ब्रिज यूज टू डिटरमाइन अननोन इंडक्टेंस इज, अज्ञात प्रेरकत्व के ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है इसमें मैक्सवेल सेतु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 मैक्सवेल ब्रिज। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 59, जिसमें है कि शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, निम्नलिखित में से किसका मान ज्ञात करने के लिए शेयरिंग सेतु प्रयुक्त होता है, शेयरिंग सेतु जो प्रयुक्त होता है वो किसके लिए होता है, दोस्तों याद रखेंगे ये प्रयुक्त होता है बड़ी धारिता के लिए। यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60, जिसमें बीन सेतु प्रयुक्त होता है, वीन ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं कैपेसिटेंस इन टर्म टू नोन कैपेसिटेंस, अज्ञात संधारित्र का मान मानक ज्ञात संधारित्र की मदद से ज्ञात करने के हेतु इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61, जिसमें है द थेवेनिन थ्योरम्स ई इज कॉल्ड, थेवेनिन प्रमेय में ई है, तो थेवेनिन प्रमेय में ई क्या कहलाता है, तो ई जो है ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, खुला परिपथीय वोल्टेज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 62, जिसमें है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट नॉर्टन तुल्य परिपथ में होता है, तो नॉर्टन तुल्य परिपथ में क्या होता है, धारा स्रोत फर्स्ट प्रतिबाधा जेड के समांतर क्रम में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63,
63 नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न है कि एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट ऑफ अप्लाइड टू ए सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 10 ohms and इंडक्टेंस 0.5 एट द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज। इसमें क्वेश्चन है कि एक परिपथी है जिसमें 10 वोल्ट का प्रतिरोध है और 0.8 का प्रतिरोध है, तो 10 वोल्ट पर बीबी बल लगाया गया है, तो परिपथीय का समय नियतांक कितना होगा? तो समय नियतांक जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 0.5 सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 46 इसमें है इन एनी लीनियर नेटवर्क कंस्ट्रक्टिंग इम्पीडेंस एंड मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ द करंट फॉलोइंग in any branch is equal to vectors sum of current that would separately flow the branch। this statement called ये स्टेटमेंट किसका है? एक से अधिक ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं वाले किसी रेखीय नेटवर्क में किसी शाखा में बहने वाली धारा का मान उन धाराओं के सदिश योग के बराबर होता है जो अलग स्रोतों के कारण उस शाखा में बहती है। इस कथन को क्या कहा जाता है? तो ये जो कथन है ये कौन सा कथन कहलाता है? यहाँ पर याद रखेंगे, ये कथन कहलाता है कि थेवेनिन का प्रमेय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर प्रश्न, इन एसी ब्रिज बैलेंस कंडीशन आर। प्रत्यावर्ती धारा सेतु में संतुलन प्रतिबंध होते हैं, तो उसमें संतुलन प्रतिबंध जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि एट 0 केल्विन प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक व्यवहार करता है। तो जो शुद्ध अर्धचालक है ये व्यवहार कैसा करता है? तो ये चालक की भांति व्यवहार करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडक्टर की भांति। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67, जिसमें क्वेश्चन है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड द एंथैल्पी स्पेस लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड। जब इलेक्ट्रॉन संयोजक बंध से मुक्त होते हैं तो पीछे छोड़े गए स्थान को क्या कहते हैं? तो उस पीछे छोड़े गए स्थान को कोवेक्टर कहते हैं, को माफ कीजिएगा कोटर कहते हैं, होल कहते हैं। आंसर नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 68, फर्मी लेवल इन एन एनर्जी लेवल एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज। फर्मी ऊर्जा वह स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रयोक्ता कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रयोक्ता होती है वो 1/2 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 69, सेमी कंडक्टर है एक अर्धचालक में होता है, तो एक अर्धचालक में क्या होता है? तो याद रखेंगे कि इसमें एक अर्धचालक की बात हो रही है, ठीक है, और इसमें इसको समझना पड़ेगा। 1 मिनट। ऑप्शन ए जिसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बी ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसमें नेगेटिव आएगा। एक अर्धचालक में क्या होता है? प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70, इन ऑर्डर टू मेक एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू द पी टाइप ऑफ द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडिस। एक आंतरण अर्धचालक को पी प्रकार का बनाने हेतु मिलाई गई अशुद्धियां इनमें से कौन सी है? तो मिलाई गई जो अशुद्धियां है वो है ट्राईवैलेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिसंयोजी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 71, जिसमें है कि एक एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा। बहुसंख्यक आवेश जो वाहक होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 72, जिसमें एडिशन ऑफ ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी। एक शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न होते हैं। तो पंच संयोजी मिलाने पर जो उत्पन्न होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 73, जिसमें ए पी एन जंक्शन बिहेव है। ये पी एन संधि व्यवहार करती है, तो ये पी एन जंक्शन किस तरह से बिहेव करता है? तो बिहेव ये करता है किस प्रकार से, ध्यान रखेंगे, ये बिहेव करता है डायरेक्शनल स्विच के। ओके, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक दिशीय स्विच की तरह ये व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 74, जिसमें है कि इन रिवर्स बायसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन हैज द ऑर्डर ऑफ।
उत्क्रम अभिमत में एक पीएन संधि के प्रतिरोध का मान तुल्य होता है, तो इसका जो मान होता है वो किसके तुल्य होता है, तो ये होता है दोस्तों मेगा ओमेगा के। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम पीएन जंक्शन इज, जर्मेनियम पीएन संधि में विभव प्राचीर का मान कितना होगा, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.3 वोल्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 76, ए जीनर डायोड इज, एक जेनर डायोड है, तो एक जेनर डायोड जो होता है वो हमेशा हैवली डोपेड होता है, तो इसमें हैवली डोपेड सही उत्तर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77, ए जेनर डायोड इज यूज्ड एज, ये जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है मित्रों वो वोल्टेज को स्टेबल रखने के लिए इसका यूज होता है, तो इसमें रेगुलेटर की तरह इसका यूज किया जाता है। ए जेनर डायोड इज यूज एज ए रेगुलेटर, आंसर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम मान दक्षता क्या है, तो एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम जो मान है वो कितनी होगी, तो इसका जो मान आएगा वो 40.6% के आसपास आएगा। आंसर हो जाएगा सी इसमें करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 79, इसमें है द रिपिल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज, एक अर्ध तरंग दृष्टिकाली का ऊर्मिक गुणांक क्या होगा, तो इसका ऊर्मिक जो गुणांक होगा वो 1.21 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 80, द रिफिल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के उर्मिका गुणांक का मान क्या है, तो इसके उर्मिका गुणांक का मान है लेस देन हाफ वेव रेक्टिफायर, लेस देन हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न में सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, इसमें है कि ए पीएन जंक्शन डायोड हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस आरएफ इक्वल टू 20 ओमेगा is used to half wave rectifier if applied voltage equal to 50 Swing and load resistance RL equal to 800 omega, then value of DC in circuit is, तो उसमें वैल्यू ऑफ डीसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो वैल्यू आएगा 19.4 यहाँ पर आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, द एडवांटेज ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ओवर ए फुल वेव रेक्टिफायर इज, पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से ज्यादा लाभप्रिय है क्योंकि इसमें माध्य निकासी ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होती है, या इसमें शिखर उत्क्रम वोल्टेज पीआईबी माध्य निकासी परपथ की अपेक्षा आधा होता है, या ए एंड बी दोनों। तो इस क्वेश्चन में 82 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, बोथ ए एंड बी। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 83, इसमें है द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज डोपेड, ट्रांजिस्टर का आधार अपमिश्रित होता है, तो ट्रांजिस्टर का आधार अपमिश्रित कहाँ पर होता है, भारी, माध्य, हल्का, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 83 इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइटली होता है, हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 84, एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा, आधार धारा एवं संग्राहक धारा में संबंध क्या है, तो इसमें जो संबंध है वो है आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी का। तो इस प्रकार से आंसर डी इसमें करेक्ट उत्तर आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 85, और इस क्वेश्चन में है इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट एमीटर करंट इज 1.0 माइक्रो एम्पेयर एंड वेस्ट करंट जो है वो 0.1 माइक्रो एम्पेयर है, तो इसका कलेक्टर करंट विल बी, इसका कलेक्टर करंट क्या होगा, तो इसका कलेक्टर करंट जो होगा वो हो जाएगा 0.9 माइक्रो एम्पेयर के आसपास। ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है दोस्तों ध्यान रखेंगे, कलेक्टर जो है कलेक्टर करंट का आई सी इक्वल टू आई माइनस आई बी इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0.1 इक्वल टू 9 पॉइंट माफ कीजिएगा 0.9 माइक्रो एम्पेयर। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86, इसमें ए ट्रांजिस्टर द रिलेशन बिटवीन करंट गेन ऑफ सी बी अल्फा एंड करंट गेन ई सी सी ई बीटा इज गिवन बाई,
एक ट्रांजिस्टर के लिए सीबी धारा लाभ अल्फा एवं सीई धारा लाभ बीटा में सही संबंध क्या है? तो इसमें जो सही संबंध है वह है बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। इस प्रकार से आंसर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 87, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए ट्रांजिस्टर? एक ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान आपको करनी है। तो इसमें जो सत्य कथन हो जाएगा बेस करंट इज मिनिमम, आधार धारा न्यूनतम होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 88, जिसमें इन कॉमन बेस सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर द वोल्टेज गेन इज 0.98 इफ एमीटर करंट इज 1 माइक्रोएम्पियर द बेस करंट विल बी। एक ट्रांजिस्टर सीबी धारा लाभ इसका है अल्फा का मान दिया गया है 0.98 और यदि उत्सर्जक धारा का मान 1 माइक्रोएम्पियर है तो उसका आधार धारा मान क्या होगा? इसका आधार धारा जो मान होगा वो होगा दोस्तों 0.02 माइक्रोएम्पियर के आसपास। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या दिया गया है, सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला है आई बी इक्वल टू आई सी माइनस आई ई माइनस आई सी। तो आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई हो जाएगा 0.98 गुणे 1 बराबर 9.98 इसका हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। फिर आई बी का मान कितना है? तो आई बी का मान इसमें दिया गया है 1 माइनस 0.98 इक्वल टू 0.02 माइक्रो एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा 0.02 माइक्रो एम्पियर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 89, द मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्फ़िगरेशन इज? सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विन्यास इनमें से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो विन्यास प्रयुक्त होता है वो है कॉमन एमीटर सीई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90, फॉर ए प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इट्स कलेक्टर शुड बी। एक ट्रांजिस्टर के उपयुक्त प्रचलन के लिए इसका संग्राहक होना चाहिए। तो इसका जो संग्राहक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? प्रॉपर रिवर्स बायस होना चाहिए, प्रॉपर रिवर्स बायस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91, द सर्किट डेट प्रोवाइड डेट स्टेबलाइजेशन, वह परिपथ जो उच्चतम अस्थायीकरण प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका उत्तम जो अस्थाई करता है उसको आधार प्रतिरोध बायस कहते हैं, या संग्राहक फीडबैक बायस, या फिर वोल्टेज अविभाजक बायस, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर बायस, वोल्टेज विभाजक बायस, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 92, जिसमें है द इंट्रिंसिक पॉइंट ऑफ एसी एंड डीसी। एसी और डीसी के लोड लाइन का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो इस बिंदु को क्यू पॉइंट कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 93, जिसमें है कि आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबलाइजेशन फैक्टर इज, अस्थायित्व घटक का आदर्श मान कितना है? तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन एक, माफ कीजिएगा ऑप्शन डी, जिसमें इसका मान आएगा 1। अस्थायित्व घटक का आदर्श मान कितना है? 1 है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 94, इन सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कलेक्टर लोड आर सी इक्वल टू 10 के ओमेगा, इनपुट रेजिस्टेंस दिया गया है आर इन 1 के ओमेगा और बीटा इक्वल टू दिया गया 100। इफ लोड रेजिस्टेंस आर एल इक्वल टू 100 ओमेगा हो तो इसका वोल्टेज गेन क्या होगा? तो इसका वोल्टेज गेन 10 होगा। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 95, इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड आउटपुट सिग्नल वोल्टेज इज। तो इसका वोल्टेज आएगा 360 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 96, ए मल्टीमीटर कैन बी यूज एज ए एमीटर बाई। एक मल्टीमीटर को धारा मापी की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसको किस प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों एडिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 97, टू कन्वर्ट ए मल्टीमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। एक मल्टीमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने हेतु क्या किया जाता है? तो बदलने के लिए हाई रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज। क्या किया जाता है? हाई रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है सीरीज में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 90, सी आर ओ कैन नॉट बी यूज टू मेजर। कैथोड किरण दोलनदर्शी सी आर ओ का उपयोग निम्न मापन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो किसके मापन के लिए नहीं हम कर सकते हैं? तो पावर, इससे हम नहीं माप सकते, शक्ति माप नहीं सकते। आंसर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 99, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिवली ऑफ ए CRO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कैथोड किरणदर्शी CRO की स्थिर विद्युत विक्षेपण संवेदनशीलता किसके व्युत्क्रमणानुपाती होता है? तो ये इसके व्युत्क्रमणानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो याद रखेंगे इंड एनोड पोटेंशियल के, इंड एनोड पोटेंशियल यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अंतिम एनोड विभव। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 100, which part of CRO is not present inside द कैथोड रेज ट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कैथोड किरणदर्शी CRO की कैथोड किरण नालिका के अंदर नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो याद रखेंगे समयाधार जनरेटर, टाइम बेस्ड जनरेटर इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 100 MCQ टाइप प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। इसी प्रकार से दूसरा मॉडल पेपर हम आप सबके लिए लेकर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में, 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को सभी साथियों तक अपने शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।